नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह और स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। आज मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में वोट के लिए चल रही सियासत की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन धर्म और जाति को साधने की कवायद चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर धर्म और जाति का कार्ड सबसे बड़ा बन जाने की संभावना बन रही है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते आ रहे अखिलेश यादव अब ब्राह्मण समाज को भी साधने की कोशिश में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं की बैठक भी हुई। समाजवादी पार्टी ने 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर एक बड़े ब्राह्मण सम्मेलन का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी को यह एहसास हो गया है कि सिर्फ पीडीए के सहारे सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं होगा, इसलिए अब पार्टी ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। दरअसल पिछले कुछ समय में अखिलेश यादव की राजनीति में कई बदलाव देखने को मिले। मंदिरों में दर्शन, धार्मिक आयोजनों में भागीदारी, हिंदू प्रतीकों के प्रति पहले की तुलना में ज्यादा सक्रियता ने राजनीतिक विश्लेषकों को यह कहने का मौका दे दिया है कि अखिलेश यादव अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी इसे सामाजिक समरसता और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की राजनीति बताती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रणनीति जमीन पर असर डालेगी? क्या उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी की ओर आकर्षित होगा, या फिर ब्राह्मण मतदाता अब भी भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा? यह भी समझना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है उसमें ब्राह्मण मतदाता कई ऐसे सीट हैं, करीब करीब 100 से 115 से 120 के आसपास ऐसे सीट हैं जहां पर चुनाव का परिणाम बदलने की क्षमता रखते हैं, काफी प्रभावी हैं वहां के ब्राह्मण वोटर्स। और यही वजह है कि हर राजनीतिक दल समय समय पर ब्राह्मण समाज को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी करता रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत हिंदुत्व की मजबूत पहचान मानी जाती है। 2017 और 2022 के चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे को साथ लेकर बड़ी जीत हासिल की थी। तो ऐसे में सवाल बड़ा यह है कि क्या अखिलेश यादव राजनीतिक तौर पर बदले हुए नजर आ रहे हैं, और एक सवाल यह भी कि क्या अखिलेश यादव को हिंदू समाज, खासकर ब्राह्मण समाज का समर्थन मिल सकेगा? क्या अखिलेश यादव अपने पीडीए के साथ ब्राह्मण कार्ड चलकर 2027 को अपने नाम कर सकेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ को छोड़कर ब्राह्मण अखिलेश यादव के ही हो जाएंगे? यह बड़ा सवाल है और आज इन्हीं सवालों का जवाब हम समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ चर्चा में। क्या 2027 की लड़ाई धर्म और जाति पर आई? लेकिन पहले सुन लेते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी सांसद डॉक्टर दिनेश पांडे के बयान। उनके डीएनए में केवल मुस्लिम तुष्टीकरण है, केवल दिखाने के दांत और हैं और खाने का और हैं। इनको कोई भरोसा नहीं करेगा। केवल ये मौलाना लोगों की पार्टी है, आम जनता इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं कि केवल दिखाने के। आज मैं जीवन में पहली बार कल ये देखा कि पूरे प्रदेश के ब्राह्मण, आमंत्रित सदस्य तो 78 थे हमारे, लेकिन मैंने देखा पूरे प्रदेश से जो हजारों की संख्या ब्राह्मण कार्यकर्ता नेता हमारे कार्यक्रम में आए हुए थे, और सबने एक स्वर से कहा कि जो जिस उम्मीद के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 से देना शुरू किया था, हमारी उम्मीदों के ठीक विपरीत सबसे अधिक अगर कोई प्रताड़ित है इस सरकार में तो ब्राह्मण है। सबसे अधिक इनकाउंटर हुए तो ब्राह्मण है, सबसे अधिक हाफ काउंटर हुए तो ब्राह्मण है। हम जो हैं ब्राह्मण मूलतः समाजवादी होता है। आप ब्राह्मण एक ऐसा गांव में रहने वाला व्यक्ति है कि लोहार, कुम्हार, कोरी, डोम, दुसार, तेली, बनिया, जाम सबसे उसके संबंध होते हैं और सबको अपना समझता है। ब्राह्मण तो जन्म से ही समाजवादी है। ब्राह्मण को बैठक का नहीं, सम्मान की जरूरत है। समाजवादी पार्टी ने पूरे अपने अस्तित्व में आने के बाद से अपमान ही किया है केवल। अब ब्राह्मण देवता याद आ रहे हैं, जब चुनाव आ गया उस समय जब गोलियां चल रही थी अयोध्या में, कार सेवक मारे जा रहे थे, तब ब्राह्मण देवता और भारत की संस्कृति और मंदिर याद नहीं आया था? जब रामलला को काल्पनिक कहा जा रहा था, उन लोगों के साथ में गलबैया मचा रहे थे, तब उनको ब्राह्मण और भारत की संस्कृति और देवी देवता याद नहीं आए थे?
जब बयान समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे थे कि मैं तो पूजा नहीं करता हूं, मैं भगवान को नहीं मानता हूं। आज भगवान को भी मान रहे हैं सब, और आज ब्राह्मण देवता को भी मान रहे हैं। क्या कन्नौज के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग वो नीरज मिश्रा का कटा हुआ सिर भूल जाएंगे क्या? इटावा के वाजपेयी परिवार पे हुआ तांडव नृत्य समाजवादियों को कोई भूल पाएगा क्या? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार को जाति के आधार पर मिश्रा जी मिश्रा भागो भागो, ये कोई भूल पाएगा क्या? तिलक से जिनको नफरत हो, जिनको संस्कृत के श्लोकों से घृणा आ रही हो, जिनका प्रवक्ता ब्राह्मणों की तुलना, मैं तो महिलाओं को, सारी महिलाओं को सम्मानित मानता हूं, किसी के बारे में इस प्रकार के शब्द का नहीं करता हूं, लेकिन वो महिलाओं के प्रति भी अपमानजनक कि वेश्या करके ब्राह्मण को उनके समतुल्य बता रहा था, कि उनसे भी नीचा बता रहा था। महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए, उनकी भी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। क्या परिस्थिति, कौन कहाँ गया? लेकिन ब्राह्मण को गया गुजरा मानने वाले लोग चुनाव की दृष्टि से अगर उसको अपना मानने लगे तो क्या ब्राह्मण आप समझते हो कि बहुत जल्दी सब किसी के शिकंजे में आने वाला है? वो बुद्धिमान है और वो एक एक चीज का विश्लेषण करता है। तो आज हम चर्चा इसी पर करने जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव तो 2027 के फरवरी मार्च में होने वाला है, लेकिन वो पूरी भूमिका अब रची जा रही है। सारी कोशिशें हो रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, और इसी क्रम में पीडीए तो 2024 में चला समाजवादी पार्टी का, लेकिन उसमें और भी लोगों को जोड़ने की, दूसरे समाज के भी लोगों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। और इसी क्रम में ब्राह्मण समाज के नेताओं की एक बैठक हुई समाजवादी पार्टी की, और उसके बाद अब 5 अगस्त को ब्राह्मण सम्मेलन भी करने वाले हैं जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर। तो चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं कि क्या ब्राह्मण अब भारतीय जनता पार्टी से दूर हो रहे हैं और उसका फायदा समाजवादी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ खास मेहमान आज पैनल में जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हैं केसी जैन साहब। बहुत स्वागत है केसी जैन साहब आपका। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं वरुण मिश्र, बहुत स्वागत है आपका वरुण जी। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, और साथ ही सुभाष द्विवेदी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका। इंदुकांत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आप ही से सुभाष जी, मतलब ऐसा क्या हो गया? पीडीए की बात तो आप कर रहे थे, आप जब भी होती है चर्चा तो आप 2024 की सफलता और पीडीए की सफलता की बात आप करते हैं। अब अचानक ब्राह्मणों की याद आ गई आप लोगों को, ब्राह्मण सम्मेलन करने की जरूरत महसूस होने लगी है। क्या लग रहा है कि पीडीए अभी विधानसभा के लिए अब और जरूरत है कि उसमें और लोग शामिल हों, सिर्फ पीडीए से काम नहीं बन सकता? ने हमेशा ब्राह्मणों को सम्मान देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी है जिसने एशिया में सबसे बड़ा पार्क अगर किसी ने बनाया तो जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया है। ये समाजवादी पार्टी की देन है। जिस तरीके से हमारे यहाँ माननीय मुलायम सिंह जी पूजे जाते हैं, उसी तरीके से हमारे यहाँ माननीय जनेश्वर मिश्र जी, छोटे लोहिया जी पूजे जाते हैं। हम लोग हर जाति वर्ग का सम्मान करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो या किसी भी प्रकार की जात का हो। जबकि भाजपा ये इस तरीके का क्वेश्चन लाती है। एक पेपर में इन्होंने पूछा था, ब्राह्मणों का मजाक बनाया था जिसमें घूसखोर पंडित लाए थे। ये एक मूवी लाते हैं घूसखोर पंडित। एक एसआई के पेपर में इन्होंने क्वेश्चन आया था इनका कि अवसर के अनुसार बदलने वाला, ब्राह्मण को किया। ये 2 तरीके से आया था। इससे पहले एक क्वेश्चन और आया था, उसमें जब हम लोगों ने आवाज उठाई, समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। आज आप देख लीजिए, एनकाउंटर देख लीजिए तो सबसे दूसरे नंबर पायदान पर ब्राह्मण समाज का एनकाउंटर हो रहा है। वहीं एक जाति विशेष को, जिसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे 110, 120, 130, वो मंत्री बने बैठे हैं, वो स्वतंत्र घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कभी पुलिस के साथ मैच खेलते हुए दिखाए जाते हैं जबकि वो वांछित थे। मैं 6 साल पहले पिछली बार बता रहा हूँ, 6 साल पिछली बार बता रहा हूँ, पुलिस के साथ दुखित होने के बावजूद पुलिस के साथ वो मैच। ये तो इस तरीके की इनकी सोच है। इनका, आप एक डिप्टी सीएम है, डिप्टी बना दिए गए के तौर पर, उनकी क्षमता नहीं है एक चपरासी को वो हटा सके, कर सके।
कई जीते जाते उदाहरण हैं। वो कहते हैं इधर गए उधर गए, ये हुआ वो, हजारों कमियां पाई जाती हैं, लेकिन कार्रवाई 0 सन्नाटा होती है। ठीक है। सेकंड, आपकी एक प्रतिभा मंत्री हैं कानपुर देहात में, वो एक चौकी इंचार्ज का ट्रांसफर तक नहीं करा पाई, चौकी में धरने पर बैठना पड़ा राज्य मंत्री होते हुए। एक कलेक्टर सभा हो रही थी, उनके पति बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चीजें आपके सामने खुली पड़ी हैं। यूजीसी लाने वाली भाजपा है, कोई और लाने वाली नहीं है। ठीक है। अब इस पर एक काउंटर क्वेश्चन आपसे, अब एक काउंटर क्वेश्चन आपसे, अब केसी जैन साहब जो पूछेंगे और जो इसका जवाब देंगे वो तो अपनी जगह है। पहली चीज ये कि जनेश्वर मिश्र का नाम आ रहा है। जनेश्वर मिश्र तो वो नेता जो जाति तोड़ों की बात करते थे, जिन्होंने जनेऊ तोड़ा था, जो जाति में विश्वास ही नहीं रखते थे। आप उनको ब्राह्मण जाति से जोड़कर उनको सामने लाकर रह रहे। पूरी जिंदगी तो उन्होंने ब्राह्मण की राजनीति ही नहीं की। ब्राह्मण का शब्द आप जानते हैं, हाँ। ब्राह्मण कभी जात पात में नहीं बढ़ता है। हाँ। वो समाज सुधार कैसे हो और समाज में तो जो फिर आप उनको कुरीतियां हैं, अब वो आप समाप्त बताइए, कैसे हो? इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतनी बड़ी शख्सियत, छोटे लोहिया के नाम से जाने जाने वाले, 60 के दशक से समाजवादी आंदोलन से वो जुड़े रहे, उनके कद को एक जाति से समेटकर आप उनको छोटा नहीं कर रहे हैं क्या? आपको याद आप ब्राह्मण होगा, समाज, आप ब्राह्मण इन्होंने अधिवेशन कभी भी- कीजिए ना, ब्राह्मण सभा कीजिए, आप उसमें मैं उनको बोल जोड़ रहा दे रहे हूं, हैं तो उनका कद तो छोटा हो रहा है ना। आनंद जी सुनिए तो, जो जिस जात पे जन्म लिया उसको वो जाति तो बताई जाएगी। वो तो जनेऊ तोड़ रहे थे, वो जनेऊ तोड़ रहे थे। सच्चे समाजवादी थे। अरे भाई, वो तो आप ये जनेऊ तोड़ रहे बताइए, थे। जनेऊ ब्राह्मणों तोड़ने ने वाला कब ब्राह्मण जात आप मानते हैं ना? जाति पात ब्राह्मण ने कब की? कब जाति पात में ब्राह्मण बटा? जाति पात तो ये भाजपा ला रही है ना। अरे आप ब्राह्मण सम्मेलन आप कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं आप ब्राह्मण उधर, सम्मेलन इसलिए कर तो आप रहे हैं ना। जरूरत पड़ रही है। जरूरत आप क्या थी कभी करने भी- की? जरूरत क्या? आप तो आनंद जी, समाजवादी। बात तो सुनिए हमारी, हाँ, पूरी हाँ। बात तो खत्म अरे होने बात ही दीजिए आप ही के आनंद जी। सुनकर उसी से सवाल निकल आपने जनेश्वर मिश्र पार्क में कभी भी उनकी जयंती नहीं मनाने दी। आज जब से वो बना हुआ, समाजवादी पार्टी जब से गई है, भाजपा ने वहाँ पे ठीक हमें है। उनकी दूसरी जयंती चीज, नहीं बनाने दी, दूसरी बात, क्योंकि दूसरा हमारी आरोप जो लगता पार्टी है, हमेशा अभी उनकी पैनल से भी वो जयंती सवाल आ मनाती थी। सकता है। परशुराम ठीक है। जयंती का अब एक सवाल और। हमारी पार्टी ने छुट्टी घोषित की थी। हाँ। परशुराम जयंती की छुट्टी समाप्त करने वाली भाजपा सरकार है। अरे हमेशा भाजपा जयंती, सरकार ला रही है ना छुट्टियों से ही अगर सब जो हमारे समाज के प्रणेता हैं, अगर उनकी आत्मा को शांति मिले तो 365 दिन छुट्टी कर दीजिए। किसी न किसी का तो हर दिन कोई जन्मदिन तो ही होती होगी, वो तो अलग, वो उस वहां पर आप वही तो बोल रहे हैं कि बड़ी राजनीति की बात होती है, छोटी बातों पर आकर टिक जाती है। अगर मान लीजिए छुट्टी घोषित कर देते हैं तो वो यही उनका बड़ा सम्मान होगा क्या? नहीं ना। आप हमको ये नहीं ना। बताइए, अब आप ठीक है। महापुरुषों पे, सुभाष द्विवेदी जी, महापुरुषों पे आप छुट्टी क्यों कर देते हैं? सुभाष द्विवेदी जी, महापुरुषों पे आप सुभाष आप द्विवेदी छुट्टी क्यों जी, घोषित करते हैं भाई? सुभाष द्विवेदी जी, अगर राजकुमार भाटी के बयान, परशुराम जी हमारे राजकुमार भगवान भाटी हैं, का बयान हम जो उनको था, पूछते हैं, सुभाष द्विवेदी जी, हम उनको पूछते हैं, हाँ, राजकुमार भाटी हम का जो उनको बयान भगवान था, के रूप में पूछते हैं, हाँ। उनकी छुट्टी आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, राजकुमार हमारे भाटी का जो भगवान बयान था, अरे भगवान सुन लीजिए, अब राजकुमार भाटी का जो बयान था वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज भी हैं और वो बयान ब्राह्मणों पर ही था। क्या कहा था मैं नहीं कहूंगा, क्या कहा था मैं नहीं कहूंगा, आप उसका जवाब दे दीजिए। क्या आपने किया उनके लिए, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की? हाँ, आप ही के चैनल पर डिबेट हुई थी। सबसे पहले हम लोगों ने, हमारी पार्टी में हमको ये स्वतंत्रता प्राप्त है कि अगर कोई गलत कह रहा तो उसकी हम जवाब बस- दे सकते बस हैं। यही है सबसे ना। पहले हम लोगों ने तब तो- उनके जवाब का, जो उन्होंने कहा था, उसका खंडन किया बस था। यही है। उन्होंने एक वाक्य बताया था, उन्होंने एक वाक्य बताया था। यही है। आप उसको आनंद जी सुभाष जी- फिरा के कह रहे, उन्होंने एक वाक्य बताया था हाँ। कि मेरे छात्र जीवन में मुझे किसी ने ये कहा था, तो उन्होंने कहा था जब वो आपको ये कह रहा है तो आप उसको ये कोट करके कह सकते थे। उन्होंने अपने अब उसका ठीक है, अब आप उसका अर्थ निकालिए, लेकिन अब ये तो अब इसके बारे में ये भी था ना, आखिर जरूरत क्या थी कहने की? कौन, अब आप देखिए कंटेक्स्ट वही तो है ना। आप वहां पर डिफेंड करते दिखाई देंगे केसी जैन साहब, अब आप ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से नाराज हैं। जो ब्राह्मण समाज जो आपको वोट करता रहा, ये ब्राह्मण समाज की एक मेरे पास आंकड़ा भी है, 2017 के चुनाव में
83% ब्राह्मणों के वोट आपको मिले थे। 2022 में 89% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी को 7% और फिर पिछले चुनाव में 6% ही वोट मिल पाया था ब्राह्मणों का। और अगर बात करें तो 52 एमएलएज हैं, उसमें से आपके पास 40 से ज्यादा एमएलए हैं, लेकिन नाराजगी दिखाई दी और उसी नाराजगी की वजह से अब ये एक धारा चल रही है। एक मिनट जरा केसी जैन साहब से जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं कि जैन साहब। और इसीलिए समाजवादी पार्टी अब फ्रंट फुट पर खेल रही है ब्राह्मण समाज के को लेकर। हमारी आवाज आपको मिल रही है? हाँ हाँ। देखिए क्या है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही जाति और धर्म की राजनीति करती है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तब इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति और हिंदुत्व की राजनीति करती है। अरे जब हर कोई केवल और केवल अल्पसंख्यक के नाम पर, मुसलमानों की तुष्टीकरण के नाम पर केवल संप्रदाय विशेष की राजनीति कर रहे हैं, उनको संप्रदाय विशेष का वोट चाहिए, जात विशेष का वोट चाहिए, तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुसंख्यक समाज की बात करती है तो दिक्कत क्या है इनको? अभी देखिए क्या है कि समाजवादी पार्टी को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि आने वाले 2027 के चुनाव में इनकी हार निश्चित है। हार क्यों निश्चित है? उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है कि जाति और धर्म की राजनीति से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी टिकी रही है, इनको जनता ने नापसंद कर दिया है और सिरे से खारिज कर दिया है और सत्ता से बाहर कर दिया है। 10 साल से सत्ता से बाहर है वो तो वही है, लेकिन आगे आने वाले 2027 में भी इनको बहुत करारी हार मिलने वाली है। इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, या ये कहे भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, तो ये अपने पीडीए के नारे से किधर उतर आए? अभी उतर आए कि ब्राह्मण को तोड़ो, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। और अभी आपने भाटी का उदाहरण दिया कि आपके विधायक किस तरीके से अपमानित करते हैं, तब इनकी बोलती बंद हो जाती है। इतना ही नहीं, समय समय पे ये ब्राह्मणों को अपमानित करते हैं, बेइज्जत करते हैं। रही बात मूर्ति लगाने की या पार्क बनाने की, तब तो आपका पीडीए बचा ही नहीं, तब तो पीडीए हमारे साथ में। क्योंकि जो पटेल जी की मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं, पटेल समाज से आते हैं, वर्मा समाज से आते हैं, उनकी सबसे बड़ी मूर्ति, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति किसने लगाई? जिस कांग्रेस ने उनके ऊपर राजनीति की, जिस कांग्रेस के पदाधिकारी रहे, उन्होंने भी उनका सम्मान नहीं किया। सम्मान किसने किया? माननीय मोदी जी ने किया, योगी जी ने उनका सम्मान किया। तो ऐसे में अगर मूर्ति के हिसाब से देखा जाए तो जब सबसे बड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पूरे भारत देश में लगी हुई है, तब तो आपकी राजनीति खत्म हो जाती है। अब ये क्या है, केवल प्रतीकों की राजनीति करते हैं, मूर्ति की बात करते हैं, कभी पार्क की बात करेंगे कभी, लेकिन जो गालियां दे रहे हैं लगातार उसकी बात नहीं करेंगे। इन्होंने सम्मेलन रखा ब्राह्मणों का, और किया क्या? जो सम्मेलन रखने वाली पार्टी थी उसके मुखिया वहां नहीं पहुंचे। मतलब आप खुद बुला रहे हैं जिस कार्यक्रम में आप 17 तारीख को समाजवादी पार्टी के विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों की बैठक हुई। बड़ी संख्या में और भी जो ब्राह्मण समाज से जुड़े लोग हैं वो लोग भी आए और बड़ा एंथुजियाज्म देखने को मिला, काफी उत्साह देखने को मिला। और जब बैठक खत्म हुई तो उसी उत्साह के साथ वो निकले 5 अगस्त की तैयारी के लिए। नहीं आनंद जी क्या है ना कि इन्होंने जिस तरीके, ये अपमान है। अगर मेजबान ना मौजूद हो, मेहमान पहुंचे और मेजबान ही गायब हो बुला करके, तो इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? आप अपने घर में किसी को निमंत्रण दीजिए, आप गायब हो जाइए, आप नौकर और चपरासी के सहारे उसको चाय रास्ता कराइए, बुरा नहीं लगेगा? तो ये इनका तौर तरीका है। और जिसकी इनका तो पहली बात से इनका ना तो पीडीए का फार्मूला इनका फिट है। कभी ये बताते हैं कि पीडीए का मतलब क्या है, पी मतलब परिवार, डी मतलब डिब्बर, ए मतलब अखिलेश पढ़ाते हैं कभी ये। और दूसरी तरफ इनका जो गठबंधन है, गठबंधन इनका तार तार हो चुका है। आप देखिए कि अखिलेश यादव जी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे थे दिल्ली में, और कांग्रेस पार्टी उनके सामने चुनाव लड़ रही थी। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? वेस्ट बंगाल में ममता जी के सामने यही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी। तो गठबंधन भी तार तार है। तो ऐसे में इनके पास सिर्फ एक फार्मूला बचता है, और वो उस फार्मूलों को सोच रहे हैं बार बार ट्राई करेंगे।
पहले भी कई बार ट्राई कर चुके हैं, इनको ठीक मुंह है। खानी पड़ी है, चाहे 2017 रहा हो, चाहे 2022 रहा हो, 2027 में भी इनको पता चल जाएगा क्या इसकी। मतलब आप लोगों को इससे कोई घबराहट नहीं है, और धर्म के आधार पर मतलब आप लोगों को इससे कोई घबराहट नहीं है? किसी तरीके की कोई चिंता का विषय नहीं है। जो ब्राह्मण हमारे साथ में था उससे बड़ी संख्या में ब्राह्मण हमारे साथ में है, और अभी आपने संख्या भी गिनाई कि लगभग 52 MLA आपके पास में है। तो जितने क्षत्रिय जो है मंत्री हमारे साथ में है, उतने ही ब्राह्मण मंत्री बनाए गए हैं। ओबीसी वर्ग को बड़ी संख्या में मंत्री बनाया गया है। ठीक है। तो सबको सम्मान दिया गया। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि जिसको एक छोटी पार्टी कहते थे, राजभर भी इनको छोड़ करके चले आए, और कब आए? चुनाव के बाद में आए। लेकिन राजभर जी को हमने पूरा सम्मान दिया, कहते थे स्टूल भी नहीं मिलेगा, इनको मंत्री नहीं बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आते हैं आपके पास दोबारा, दूसरे राउंड में भी आपके पास आते हैं। इंदुकांत जी के पास चलते हैं। इंदुकांत जी, अब एक बड़ा सवाल तो ये है ना, आपको क्या लग रहा है, ये पूरी स्थिति है, बड़ा एक कोर वोट भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस से जब ब्राह्मण वहां से निकले, ब्राह्मण वोटर्स, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका विश्वास था, तब भी जब भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही थी, और आज थंपिंग मेजॉरिटी के साथ 2014 में सरकार में आई, और उसके बाद से लगातार बीजेपी के साथ ही ब्राह्मण वोटर्स न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी रहे हैं। क्या इस बार वाकई उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो हैं वो नाराज हैं और वो छिटक सकते हैं, आपको लग रहा है? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ सर। जितने को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। देखिए, मैं माननीय सुभाष द्विवेदी जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था। मेरे मन में बार बार एक सवाल आता है कि आखिर जो फार्मूला माननीय अखिलेश जी ने दिया है चुनाव के समय से पिछले पीडीए का, उसका अर्थ भी उन्होंने बार बार साफ किया है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो इन तीन के जो नाम वो लेते हैं चुनाव के समय में खुलेआम अपनी मीटिंग्स में, मंचों पर, इन तीनों कैटेगरी में ब्राह्मण कहाँ आता है? द्विवेदी जरा साफ कर दें। और जब वो खुलेआम, देखिए एक जमाना था, इसी तरह काशीराम जी कहते थे, इसी तरह मुलायम सिंह जी, ये लालू प्रसाद जी अपने सभाओं में कहा करते थे एक जमाने में बिहार में, भूरा बाल को हटाओ भगाओ। तो इन चीजों के जो कलंक हैं, इन जो इस तरह की बातें हैं, इनसे आप अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। तात्कालिक स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए आप सम्मेलन कर लें, कुछ चरण वंदना कर लें, बात कर लें। ये चीजें अब आज की दुनिया में पब्लिक इतनी समझदार है, ये पब्लिक ये सब जानती है। और वो भी ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं, जो प्रारंभ से ही विद्या दान, विद्या अध्ययन, ज्ञान का प्रसार पूरे समाज में, यही उनका मुख्य लक्ष्य और धर्म रहा है। यहाँ तक कि स्वयं जिन ब्राह्मणों पे आरोप लगाते हैं बहुत सारे लोग समाज के कि उन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से सेट किया है, अगर सब कुछ आपसे सेट किया है तो उसमें चाहे मनुस्मृति को ले लें, चाहे जितने भी धर्मशास्त्र ले लें, उसमें ब्राह्मणों के लिए सबसे अधिक सदाचार की बात कही गई है, कोई परिग्रह की बात नहीं कही गई है, केवल ज्ञान की और ज्ञान से समाज को ओतप्रोत करने की बात कही गई है। अगर सब कुछ ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से किया तो कहाँ लिखा है कि अपने लिए किला बना लेंगे, अपने लिए सारे संसाधन समाज के इकट्ठा करके अपने पास रख लेंगे। सब जगह सादगी की बात है, वन में रहने की बात है, तपस्या करने की बात है। उसके बाद भी उसी ब्राह्मण समाज को पानी पी पी करके गाली देने का काम किया समाजवादी पार्टी के लोगों ने और बसपा के लोगों ने। लेकिन बसपा के साथ, लेकिन सर बसपा के साथ ये लोग गए और 2007 का नतीजा सामने है। देखिए उसका कारण क्या है, उसका कारण, और वही तलाश, मौके की तलाश में समाजवादी पार्टी भी दिखती है। जब इन पार्टियों को दिखता है कि शायद ब्राह्मण समाज, जो अभी जैसे ब्राह्मण समाज को माना जाता है कि ट्रेडिशनली भाजपा के साथ है, तो जब उनको लगता है कि शायद जैसा आरोप लगाते विपक्ष के लोग कि भाई भाजपा में इसमें ब्राह्मण समाज के लोगों का सम्मान नहीं हो रहा उचित, या फिर उनकी उपेक्षा हो रही है, या जैसा द्विवेदी जी कह रहे थे कि तमाम लोगों का, जिन लोगों का इनकाउंटर किया जा रहा है उसमें ब्राह्मणों की संख्या बड़ी संख्या में। अब इसको कैसे कुरेदा जाए या कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए। और आपको याद होगा कि हम तो स्वयं बनारस के रहने वाले हैं जी। जब मायावती जी को फुल फ्लेजेड शासन में आने की व्यवस्था नहीं हो रही थी, तो उनको सतीश मिश्रा जी जैसे लोगों ने सुझाव दिया कि आप
कुछ इस ढंग की सोशल इंजीनियरिंग करिए कि अगर ब्राह्मण वर्ग को जोड़ लीजिए अपने दलित समाज और मुस्लिम समाज के साथ, तो आप सत्ता में अपनी बहुमत के साथ आ सकते हैं। उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया और उस समय शायद ब्राह्मण वर्ग उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी के साथ अपने को पूरी तरह जुड़ा नहीं पा रहा था, और एक बड़े संख्या में ब्राह्मणों ने उनको समर्थन दिया, उन्होंने उनको टिकट भी दिए और कुछ लोगों ने उनको वोट दिया और आप देखें वो फुल फ्लेज सत्ता में है। अब उस इंजीनियरिंग को ही रिपीट करने की कई पार्टियां कोशिश करती नजर आती हैं, लेकिन देखिए ब्राह्मण स्वभाव होता है, बहुत धार्मिक होता है, सरल होता है और ज्ञान और इंसान से उनका संबंध होता है ज्यादातर। जो ब्राह्मण इनसे हट करके मांसाहार करते हों, जो तामसी प्रवृत्ति के हों, तो ऐसे लोगों की भी आजकल समाज में कमी नहीं है। आप मांसाहार की बात करें तो कई लोग आपको उदाहरण दे देंगे कि ब्राह्मण समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाकी लोगों से बहुत ज्यादा मांसाहार करते हैं, ठीक है। जबकि ऐसे लोगों को ब्राह्मण अपने को कहने का भी अधिकार नहीं होता है। इसका उल्लेख मनुस्मृति में भी है। और मैं ये मानता हूं कि देखिए ट्रेडिशनली जैसा अयोध्या में राम मंदिर का काम किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और योगी जी की सरकार ने मिल करके, फिर उसका जिस भव्यता के साथ निर्माण का कार्य किया उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया, जिस तरह से आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के समय में श्रृंगार गौरी का सिर्फ अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए पूजा बंद करवा दिया गया था, उसका उन्होंने पुनः शुभारंभ कराया, कोई वहां विरोध नहीं हुआ, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, दंगा फसाद के नाम पर उसको बंद कर दिया गया था। देखिए ब्राह्मण समाज सबसे अधिक भूखा होता है सम्मान का, ईश्वर का वो ध्यान करता है और धर्म का की रक्षा पे कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षता। ठीक है, तो ये सम्मान आज कौन ज्यादा कर रहा है, ये भी हम आपसे जरा जानेंगे समझेंगे, लेकिन वरुण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। वरुण जी स्वागत है आपका। और सारी चर्चाएं जो हो रही हैं, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर इंदुकांत जी अपनी बात कर रहे हैं। देखिए आप लोग जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे आगे थे, सबसे ऊपर थे, आप लोगों की जब सरकारें थी तो ब्राह्मणों का आप खास तौर से ख्याल रखते थे। जो अभी तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें जीबी पंत, सुचिता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, श्रीपति मिश्र, ये नाम है। आपने ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए। 1991 के बाद से जो दौर चला है उसमें मायावती बनी, कल्याण सिंह बने, राम प्रकाश गुप्ता बने, राजनाथ सिंह बने, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, अखिलेश जी, योगी आदित्यनाथ जी, ये लोग मुख्यमंत्री बने। यहां पर वो दौर जो था वो खत्म हो गया है। आप अभी समाजवादी पार्टी अब लीड कर रही है विपक्ष के सबसे बड़े दल के तौर पर। आपके वोट से ही, वोट बैंक को ही उन्होंने अपने पास लिया है और वो बीजेपी ने जो वोट बैंक लिया आपसे उसको वो अपने पास खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यही समझना चाह रहे हैं आपसे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच क्या सिमटती जा रही है, कांग्रेस खुद को कहां इसमें पा रही है? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनको भी धन्यवाद। सबसे पहले आपने शुरुआत करी ब्राह्मणों से कि वरुण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? हाँ अब आ रही है, बोलिए। अच्छा, आपने ब्राह्मणों की चर्चा की और अभी हमारे पहले जब प्रोफेसर इंदुकांत जी बोल रहे थे बड़े ध्यान से मैंने उनको सुना। और जहां तक ब्राह्मणों की बात है और ब्राह्मणों के हिस्सेदारी की बात है, तो निश्चित रूप से अगर आज ब्राह्मण हाशिए पर है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले मायावती जी को मुख्यमंत्री बनने में सहयोग किया, जाति के नाम पर तोड़ने का काम किया। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी लगातार ब्राह्मणों को हाशिए पर रखी। अभी इंदुकांत जी बहुत धीरे से, बहुत किनारे किनारे अपने आप को रखते हुए और सीधे ब्राह्मणों को कह दिया कि ब्राह्मण बड़ा पूजा पाठ में काम करता है, विश्वास रखता है, धर्म में विश्वास रखता है। अयोध्या में राम मंदिर बनाया, श्रृंगार गौरी का काम किया। कितने ब्राह्मणों के इनकाउंटर भारतीय जनता पार्टी ने किया, इंदुकांत जी ने ये बात नहीं करी। कितने ब्राह्मणों का शोषण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया, एक बार भी इन्होंने उसकी बात नहीं करी। कितने ब्राह्मणों का उत्पीड़न और कितने ब्राह्मणों का लगातार शोषण होता रहा, एक बार भी इंदुकांत जी ने उसकी बात नहीं करी। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो उत्पीड़न की बात होनी चाहिए, कौन शोषित है, कौन पीड़ित है, उसकी बात होनी चाहिए। और अब उसकी बात करेंगे आप
तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को बड़े विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश के 90% ब्राह्मणों ने वोट दिया, और इस विश्वास के साथ दिया कि जो अभी तक हमारी उपेक्षा हुई थी, हो सकता है हमको उससे बेहतर चीजें मिले। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सबसे पहले उत्पीड़न अगर किसी का हुआ तो ब्राह्मणों का। विजय मिश्रा और उनके पुत्र पर एक ही महिला से रेप करने का आरोप है, उनकी पत्नी जेल में बंद है, सपरिवार बंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पवन पांडे जी कितने दिन से 420 में बंद है, जो मुकदमे में FIR लग चुकी थी उसमें बंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने ब्राह्मणों का, विनोद उपाध्याय को हमारे जनपद के सुल्तानपुर में इनकाउंटर करके मार दिया, सिर्फ इसलिए कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी उनकी। बाकी जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री थी उनकी तो मैं नाम भी नहीं ले सकता, कितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने किनारे लगा दिया। और जब इस तरह से कोई आता है और कहता है कि ब्राह्मण बड़ा धर्म कर्म में विश्वास रखता है, तो मुझे ब्राह्मणों की दुर्दशा पर आंसू आते हैं। ऐसे लोग कैसे चले आते हैं डिपेंड करने। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी जिसने ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा शोषण किया। समाजवादी पार्टी ने लेकिन ठीक है, अब एक चीज, अब एक काउंटर, उसके बाद फिर अपनी बात पूरी कीजिएगा। पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले वो छुट्टी रद्द कर दी। हाँ, एक काउंटर क्वेश्चन, उसके बाद फिर अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि 2017 में बड़े विश्वास के साथ ब्राह्मणों ने वोट किया भारतीय जनता पार्टी को, 2022 में भी उससे ज्यादा विश्वास के साथ वोट किया। बिल्कुल किया। 52 ब्राह्मण MLAs हैं, उसमें से 46 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 5 ही जिता पाई समाजवादी पार्टी, और एक आपके पास अकेले आराधना जी। तो विश्वास में तो कमी नहीं है ना, अभी भी कमी नहीं है। स्थिति सुनी आपने, उन्होंने क्या करा है, सरकार के खिलाफ इतना आक्रोश था, खाली वो एक जगह बैठ गए और इनकी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहता है, सुनो दोबारा अगर इस तरह बैठे तो सबकी छुट्टी कर दी जाएगी, हमारे पास शिक्षार्थियों की कमी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की हैसियत है। नीरज मिश्र की बात, नीरज मिश्र के कटे गले की भी बात भारतीय जनता पार्टी उठाती है कन्नौज में, उसको आप क्या कहेंगे? राजकुमार भाटी ने जो कहा, उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? जनता पार्टी की सरकार थी, कानपुर में माँ बेटी को उनके घर में जला दिया गया, दीक्षित परिवार को। अरे सरकार थी, ठीक है, तो वो भी तो आपकी बात कर रहे हैं ना, हत्या की गई। अरे वो भी तो कह रहे हैं ना, मतलब क्या अपराधी थे? नहीं, आप कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता खड़ा हुआ? नहीं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को डिफेंड कर रही है क्या? आप सुनिए, समाजवादी पार्टी को डिफेंड कर रही है क्या कांग्रेस? किसी को डिफेंड करने वही वो समाजवादी पार्टी पर नीरज मिश्रा की हत्या पर आप कुछ कहेंगे? मैं बैठा हूँ कांग्रेस पार्टी की बात करने के लिए। नीरज मिश्रा की वही चीज, दोनों तरफ जो हो रही है वो उठा रहे हैं सवाल। ठीक, एक मिनट, एक सेकेंड बात कर रहे हैं, एक सेकेंड। आप कानपुर के दीक्षित परिवार की माँ बेटी की क्यों बात नहीं करते? आप रायबरेली के इटौरा बुजुर्ग में 5 ब्राह्मणों की हत्या पर क्यों नहीं सवाल करते? प्रयागराज में ब्राह्मण परिवार की हत्या पर क्यों नहीं बोलते? फतेहपुर में ब्राह्मण परिवार की हत्या पर क्यों नहीं? आपको नीरज मिश्रा तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे वरुण मिश्रा, मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो आप लोग जो राजनीति होती है उसमें आपसे वो सवाल कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। जब ये बातें उठने लगी, ब्राह्मण की राजनीति होने लगी और आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं। और उसमें राजकुमार भाटी के उस बयान के बारे में भी कह रहे हैं। नहीं, राजकुमार भाटी, देखिए, बयान देना और अलग विषय है और उसके बाद माफी मांगना अलग विषय है। माफी मांग ले तो छोड़ दिया जाए, नहीं, सुन, ठीक है ना? अगर माफी मांग लिए कोई तो उसको छोड़ दिया जाए, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कहता है कि ब्राह्मण ससुराल जाएगा कहाँ? क्या उसने माफी मांगी आज तक? ब्राह्मणों को बीमारी बताने वाले, विटामिन बी कहने वाले, आज तक माफी मांगा उन्होंने? किसी भारतीय जनता पार्टी की? मैं तो राजकुमार भाटी को इस डिबेट के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और माफी मांगी। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने माफी मांगी हो तो बताइए मुझे, एक कोई नाम आप बता दीजिए। ब्राह्मणों को विटामिन बी कहता है उस बयान की निंदा आप करते हैं या माफी की ही वेलकम करते हैं? नहीं, मैंने तुरंत निंदा की। जिस दिन ये बयान आया था मैंने तुरंत निंदा करी थी। सिर्फ निंदा हो जाए और इस तरह का बयान देने वाला कोई भी हो। एक मिनट, वरुण जी, ब्राह्मण समाज की बात बड़ी बड़ी होती है, किसी भी समाज की बात हो, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, किसी भी समाज, अगर इस तरह का बयान आए और बोल दे और उसके बाद फिर वो माफी मांग ले तो उसको माफ कर देना चाहिए, उसके बारे में फिर बात नहीं होनी चाहिए। थोड़ा शांत कर समझ लीजिए,
बयान देने में और किसी नहीं नहीं, तो ये तो हर जगह लागू होना चाहिए। नहीं, हर जगह लागू होना चाहिए ना। कोई नेता ये कहते का ब्राह्मण विटामिन बी है तो ये लागू हो जाएगा? मतलब ये अगर वो माफी मांग ले आदमी, अगर वो माफी मांग ले आदमी तो फिर ठीक है। और दूसरी चीज की बार बार ये कहा जा रहा है कि इस जाति के लोगों का इनकाउंटर हो रहा है, तो क्या अपराधियों की जाति होती है? आप मानते हैं अपराधियों की जाति पर आप क्यों आते हैं? अरे आप ये कहिए ना कि उनको सजा मिली तो दूसरों को भी मिलनी चाहिए। पार्टी से ज्यादा कोई नहीं करता, दूसरों को भी मिलनी चाहिए। ये जाति की राजनीति, जब समाज इतना बढ़ रहा है, देश इतना आगे बढ़ रहा है, और उसके बाद उसी जाति पर ही समझ क्यों मंत्री बनाया? उनको जाति के आधार पर ही बनाया है ना। ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल जाति के नाम पर ही तो मंत्री बने। अरे तो वो आपके पास भी जाते तो आप जाति के नाम पर ही न लेते। वही तो मैं कह रहा हूं कि जाति पर ही टिकी हुई है ना। वही तो मैं कह रहा हूं कि अब आज जाति की राजनीति, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि जातियों का महासम्मेलन जो हो रहा है वही तो हो रहा है। ज्यादा कौन देता है? अब आप कहिएगा। देखिए मेरे पास एक और लिस्ट है, भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है उसमें उसके ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में है, हेमंत बिस्वा शर्मा असम में है, भजनलाल शर्मा राजस्थान में है, माणिक शाह त्रिपुरा में है, और अभी पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हैं। ऐसे कहां है कि कहां उन लोगों ने किनारे कर दिए? ये सब कितने साल के अंदर में बने हैं? कितने साल के इनको बने हुए मुख्यमंत्री? अरे मुख्यमंत्री क्यों, हेमंता बिस्वा शर्मा का दूसरा टर्म है, हेमंता बिस्वा शर्मा का दूसरा टर्म है, माणिक शाह का भी है दूसरा टर्म, फडणवीस शुरू से वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो ये जब से उनकी सरकार है तभी की बात होगी ना। 52 से थोड़ी बात होगी कि 1952 में कौन जीता था। 1952 में उनकी सरकार ही नहीं थी। मैंने शुरू में ही कहा वरुण जी कि कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मणों को तरजीह उत्तर प्रदेश में दी थी। अपनी योग्यता से कुर्सी पाता है, मैंने किसी दल का योगदान नहीं है, बात समझिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल करने के लिए इन लोगों को रिहाई जब पूरे देश में मांग होने लगी, 21 राज्य में मुख्यमंत्री थे, 19 राज्य में, और मात्र भजनलाल शर्मा जी थे उस समय मुख्यमंत्री, कोई नहीं था। सब उसके बाद बने हुए कि भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करती है। लेकिन भजनलाल शर्मा, आपको बताएं, भजनलाल शर्मा के पहले हेमंता बिस्वा नहीं थे क्या मुख्यमंत्री? हेमंता बिस्वा शर्मा की कौन सी कितने उसमें स्वीकारता है, जरा बताइए मुझे। कौन से उसमें स्वीकारता है? कौन स्वीकारता है? कौन से राज्य में स्वीकारता है उनकी बताइए। अरे भाई तो ये अरे अब ये कहिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे कि कांग्रेस को कौन स्वीकार रहा है। 545 में 100 सीट भी नहीं वो जीत पा रहे हैं। केसी जैन साहब, अब आप बताइए, आप जिसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि कौन स्वीकार रहा है उनको। समस्या है कांग्रेस पार्टी की। क्या कांग्रेस पार्टी में कोई उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में वो गांधी परिवार से अतिरिक्त किसी को प्रधानमंत्री का नाम प्रपोज करेंगे? अब तो इनको सिर्फ राहुल गांधी दिखाई देते। यही कारण रहा इंडी गठबंधन इनका छिन्न-भिन्न हो गया, क्योंकि जिस समय पर इन्होंने नीतीश जी ने पूरी नींव रखी इंडी गठबंधन की, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी, संयोजक तो उनको नहीं बनाया नीतीश कुमार जी को। आखिर में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। जब पार्टी छोड़ दी, उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया, तो कहने लगे नहीं नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह किया, इस तरह की बातें करें। अरे जो पूरी नींव रख रहा है, ममता जी से मिलने वाले कौन थे? नीतीश कुमार जी। और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी से कौन मिला? नीतीश कुमार जी। अखिलेश यादव जी से कौन मिला? नीतीश कुमार जी। आपके पूरे इंडी गठबंधन की नींव रखी नीतीश कुमार जी ने, और उनको आपने दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ये है कांग्रेस का चार चलन। और दूसरी बात, आज इनको ब्राह्मण याद आ रहा है, लेकिन ये जिसके साथ गठबंधन में है, जिस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, समाजवादी पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है कि समाजवादी पार्टी से कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो सकता है? केवल यादव परिवार और अखिलेश के परिवार से अतिरिक्त क्या किसी की उम्मीद की जा सकती है कोई मुख्यमंत्री बनेगा? कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, कोई ब्राह्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बना रखा उत्तर प्रदेश का, किसी पाल को बना रखा है इन्होंने, और करते हैं ब्राह्मणों की बात, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। अभी आपने कई नाम गिनाए, चाहे भजनलाल जी का नाम हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी का नाम हो, चाहे हेमंत शर्मा का नाम, कहते नहीं इनसे कोई मतलब ही नहीं। मतलब कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण है,
प्रदेश सरकार में जितने क्षत्रिय मंत्री हैं, जितने ब्राह्मण मंत्री हैं, उसके बाद भी ये भेदभाव कर रहे हैं। दरअसल क्या है, ये पूरी इंडी गठबंधन की पूरी विषाद इसी पे केंद्रित है, किस तरीके से सनातन धर्मियों को तोड़ा जाए, हिंदुत्व को कैसे तोड़ा जाए जातियों में। सबसे पहले ब्राह्मण को पकड़ा है, फिर क्या करेंगे उसको, फिर क्षत्रिय को अलग करेंगे, फिर क्या करेंगे, ओबीसी के नाम पर लोगों को तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में ओबीसी भी है, एससी भी है, दलित भी है, सवर्ण भी है। ये तो कहते भाई, ये तो कहते क्या है कि सवर्णों की पार्टी अभी तक कहते थे, कांग्रेस भी गाली देती थी सवर्णों पार्टी भाजपा। अब क्या करेंगे, नहीं इसमें ब्राह्मण का सम्मान नहीं, फिर क्या है कि क्षत्रियों का इसमें सम्मान नहीं, फिर क्या है कि पीडीए तो भाई है भाई। तो बचा क्या, बचा ये कि आपके पास कुछ है नहीं, इसलिए आप इस तरीके की विषाद बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस सोशल इंजीनियरिंग की फार्मूला आप अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसी पे मायावती जी की साफ हुई, इसी पे उन्होंने भी इसी तरीके से भेदभाव किया सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर। और वही सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला ये इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पकड़ रहे। होना क्या है, जनता ने इनको सिरे से खारिज कर दिया जाति और धर्म की राजनीति करने के कारण। अभी भी क्या है, जब इनके वहां राजकुमार भाटी कितनी गंदी बात करते हैं ब्राह्मणों के लिए, वो वरुण मिश्रा जी को स्वीकार्य है, हमारे कांग्रेस के भाई को। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी 4-4, 5-5 प्रदेशों में ब्राह्मण मुख्यमंत्री दे रही है, वो उनको स्वीकार्य नहीं है। यानी कि राजनीति के लिए कितना गिर जाएंगे, क्या क्या कुछ कह देंगे, कोई भरोसा नहीं। लेकिन एक चीज है ना, देखिए एक अब केसी जैन साहब, एक चीज है कि पीडीए है और उस पीडीए के परिवार को बढ़ाने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है और उसमें ब्राह्मणों को शामिल करने की कोशिश करे, पीडीए प्लस ब्राह्मण। और इसी तरह से जिस अभी इंदुकान जी जो बोल रहे थे, बता रहे थे कि सोशल इंजीनियरिंग मायावती ने की और उसका फायदा मिला, तो सोशल इंजीनियरिंग की एक और कोशिश, तो क्या नुकसान आपको हो सकता है? क्या है, एक कहावत है ना आनंद जी, एक कहावत है कि काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, काट की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। तो जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला मायावती जी ने अपनाया, एक बार वो सफल हुई, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से फेल हुई वो भी सबने देखा और उसको जनता समझ गई कि किस तरीके से वोटर्स की जातिगत आधार पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो उनके साथ दलित वर्ग था वो भी नाराज हो गया कि भाई सत्ता में कौन बैठा है, वोट टिकट ये किसको दे रहे हैं, वोट किसका ये ले रहे हैं, वोट किसी का और कुर्सी पे बैठने वाला कोई और, ये नहीं चलेगा। जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया। आज दलित भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। आज ओबीसी वर्ग बड़ी संख्या में, क्या राजभर जी किस समाज से आते हैं भाई, निषाद जी किस समाज से आते हैं? और अभी बात कर रहे थे हमारे वरुण जी कि भाई चाहे निषाद जी को हो, चाहे राजभर जी को हो, चाहे अनुप्रिया पटेल को, उनको जात के आधार पर लिया है, ये कह रहे थे। अरे वो पूरी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और जब पूरी पार्टी का समर्थन हो तो पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको जिम्मेदारी दी जाती है। ये आप लोग कहते हैं इस चीज को कि भाई देखिए, जब हम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के अंतर्गत गठबंधन करते हैं तो जब साझी सत्ता है तो साझी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सबको सम्मान होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने जिस समय राजभर को पार्टी से निकाला, तमाम सारी बातें कहकर उन्होंने पार्टी को छोड़ा, जब उनको बहुत सारी बातें सुनने को मिली, तो क्या किया उन्होंने, जब वो भारतीय जनता पार्टी के पास में आए तो भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि बहुत छोटी पार्टी है, 4-6 विधायक वाली पार्टी है, जैसा कि शिवपाल जी ने कई बार कहा राजभर को, अरे उनकी क्या हैसियत है, वो तो 4 पार्टी वाले विधायक है। अरे शिवपाल जी ये भूल जाते हैं, खुद अपना एक विधायक वाली पार्टी थे जब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी समाजवादी पार्टी से होकर, केवल अपने स्वयं विधायक थे, बाकी कोई उनकी पार्टी से नहीं जीता था चाबी चुनाव सिंबल पे। वो ये चीज भूल जाते, कहते राजभर जी बहुत छोटी पार्टी, उनकी हैसियत क्या है। लेकिन अब क्या है, अब तिलमिलाहट भी है उनसे कि राजभर जी अब उसको उन्होंने फील किया, उसको उन्होंने फील किया तो फिर वापस वो आ गए समाजवादी पार्टी में जी। उसको फील किया शिवपाल यादव ने, तो फिर वो वापस समाजवादी पार्टी में आ गए। नहीं, आज की डेट में कहा है, आज की डेट में तो हमारे साथ में ही है। तो देखिए क्या है कि वो गए आए अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने छोटे छोटे दलों को अपमान किया, उससे ज्यादा अपमान किया कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने तो सीधे सीधे इंडी गठबंधन के नाम पर पार्टियों को खत्म करने का ये बात तो है ना। अब जरा इन लोगों के पास जाऊं, लेकिन एक काउंटर वरुण जी इसी पर कि
देखिए, आप लोगों ने ब्राह्मणों को बहुत तरजीह दी जब आप पूरी सत्ता में थे, लेकिन आज आप जिनके साथ हैं, आप जरा बताइए कि आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में साथ हैं समाजवादी पार्टी के। क्या समाजवादी पार्टी सत्ता में अगर आती है तो क्या वो ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या बिहार में आप लालू यादव की पार्टी के साथ हैं, क्या वहां पर बिहार में अगर जाएंगे तो क्या वहां पर ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं। वही तो कि कोर वोट जो है आपसे, तो आपके पास तो फिलहाल जो आपका कोर वोट कभी हुआ करता था, कोर वोटर जो आपके हुआ करते थे, वो फिलहाल जाने से सोच रहे हैं। अब ओबीसी की बात आप करते हैं, इसी उत्तर प्रदेश की ही बात कीजिए। इसी उत्तर प्रदेश में आपके कई मुख्यमंत्री रहे लगातार, कई नाम तो जो ब्राह्मणों के थे उसमें हमने गिनाया भी। उसके अलावा भी वीर बहादुर सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, डॉक्टर संपूर्णानंद भी मुख्यमंत्री रहे और चंद्रभानु गुप्त भी रहे। इतनी फेहरिस्त जो है नामों की, उसमें एक पिछड़ा वर्ग का चंद्रभानु गुप्त। तो अब आप पिछड़ों की भी बात कर रहे हैं। सवाल यह है ना कि आप एक उंगली उठाएंगे तो चार उंगली आपकी तरफ भी उठेंगे। की बात करी, कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री अगर किसी दल ने बनाए हैं तो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाए। आज भी हमारा प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण है, हमारे सीएलपी लीडर ब्राह्मण है, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी वही मैं कह रहा हूं कि उसके बावजूद ब्राह्मणों के अगर कोई दल है तो वो कांग्रेस पार्टी है, इसमें कोई न दो राय है। प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण है किसी को कोई शक होना चाहिए। वरुण जी, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण नहीं है आपके? नहीं, अजय राय जी ब्राह्मण है। अजय राय जी ब्राह्मण नहीं है। अरे ये तो बात है ना। अब आप कहेंगे कि वो, अब मैं क्या ही बताऊं, अजय राय जी ब्राह्मण है और अच्छा, भूमिहार को भी आप ब्राह्मण में जोड़ते हैं? भूमिहार ब्राह्मण होते हैं। आप अपनी जानकारी ठीक कर लीजिए थोड़ा सा। मैं तो जानकारी ठीक कर लेता हूं। मुझे तो लग रहा है, मुझे जानकारी है, लेकिन आप समय समय पर अलग अलग ये कर रहे हैं। भूमिहार और ब्राह्मण को आप एक मान रहे हैं तो ठीक है, मानिए ठीक है, मानिए। वैसे तो वैसे आप जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ठीक है, अगर आप भूमिहार को ब्राह्मण मान रहे हैं, भूमिहार भी ब्राह्मण अपने आप को मान रहे हैं तो अलग चीज है, लेकिन उसके बावजूद आपके साथ, उसके बावजूद आपके साथ ब्राह्मण और भूमिहार दोनों लोग जुड़ तो नहीं रहे हैं ना। देखिए, परिस्थितियां एक दिन में बदलती हैं। अरे 90 से लेकर 2026 की हम बात कर रहे हैं। अब और कितनी परिस्थितियों की बात मैं कह रहा हूं ना, परिस्थितियां एक दिन में बदलती हैं और जिस तरह से 2027 के चुनाव के पहले परिस्थितियां बदल रही हैं, मैं तो लोगों के बीच में रहता हूं। ब्राह्मण बहुत तेजी से कांग्रेस की तरफ मूव कर रहा है। अरे कांग्रेस 403 में कितनी सीट पर लड़ेगी कि आपके साथ बदल जाएगा और आप सरकार में बना लेंगे और आपका से होगा? अब आप ये कहने की स्थिति में होंगे, आप ये कहने की स्थिति में होंगे कि अखिलेश यादव नहीं, हमारे मन का सीएम बने। इंतजार करिए, थोड़ा सा समय का इंतजार करिए। बहुत सारी चीजें समय के गर्भ में छिपी हुई है, सामने आएंगी। चलिए, ये तो अब तो सुभाष जी इसका इंतजार करें। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, सुभाष जी इसका इंतजार करें। सुभाष जी, ये आपके लिए है, आपके लिए। आप ज्यादा मत आगे बढ़िए। कांग्रेस कह रही है इंतजार कीजिए, 403 की बात हो रही है। मतलब वो इस स्थिति में आ रहे हैं कि आपको वो डिक्टेट करेंगे कि नहीं, अखिलेश यादव नहीं, कोई दूसरा कांग्रेस जो कहे उनको सीएम बनाइए। आनंद जी, यहाँ तो एक तो आपने बीजेपी के दो प्रवक्ता बैठा लगते हैं, एक इंदुकान दीक्षित जी। अरे आप भी तो दो लोग हैं ना। अरे सुनिए, अब सुनिए, एक मिनट, सुभाष जी, एक मिनट। देखिए, जब चर्चा होती है ना, तो आप प्रवक्ता कौन, किसका क्या, इसकी बात आप क्यों करते हैं? मतलब आपके मन की बात कोई ना बोले तो वो प्रवक्ता हो जाए किसी और का। अरे आप अपनी बात कहिए, आपके साथ कांग्रेस के भी हैं। तो माता प्रसाद पांडे को प्राप्त है, वो विरोधी दल के नेता हैं और हमारी पार्टी से ब्राह्मण को सबसे बड़ी कुश्ती में बैठाला दिया गया। ये केसी जैन को भी जानकारी में नहीं होगा। लेकिन उन्हें झुटलाना है। झुटलाना कैसे है कि भाई जब इंदुकान दीक्षित जैसे ब्राह्मण इनके साथ हैं तो इसीलिए वो झुटलाएंगे, ब्राह्मणों को टारगेट करेंगे। समस्या तो सुभाष द्विवेदी जी, देखिए, पहले राउंड में आप बहुत अच्छी से बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन अब आप देखिए, यही होता है ना कि आप व्यक्तिगत चले जा रहे हैं। नहीं, ये तरीका नहीं होता ना कि आप किसी को
नहीं नहीं, ये तरीका नहीं होता। देखिए सुभाष जी अब आप ये कह रहे हैं, अब आप देखिए, अब आप जो बात कर रहे हैं, माता प्रसाद पांडे कब बने? कानपुर में सारे विधायकों के पास गया था, सारे सांसदों के पास गया था, हाँ। किसी ने उसकी आवाज उठाने का काम नहीं किया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गया था, उन्होंने आवाज उठाई थी, तब उसके एसआई के ऊपर, इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई हुई थी। एक प्रकार है ब्राह्मणों का, आप ब्राह्मण पत्रकार की आपकी हत्या हो जाती सीतापुर में, क्या होता है? कौशाम्बी में नीरज मिश्रा की हत्या, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। कौशाम्बी में नीरज मिश्रा की हत्या हो जाती है, उस पर सुभाष द्विवेदी चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। कहाँ तो रहे हैं भाई? हम हर उस पीड़ित के साथ है जिसके साथ अन्याय होता है। मैं वही पूछ रहा हूं, सुभाष द्विवेदी आप मौन हो जाते हैं जब कौशाम्बी में नीरज मिश्रा की हत्या की बात होती है, तब उस समय आप मौन हो जाते हैं। शासन सत्ता समाजवादी पार्टी की है, शासन सत्ता समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी को निर्णय लेगी, पुलिस प्रशासन समाजवादी पार्टी भेजेगी, कौन करेगा? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ बैठे पत्रकार। अरे आप तो निंदा तो कर सकते हैं ना। अरे आप जैसे में विजय मिश्रा की, आप लड़के को जेल में डाल लेते हो, उसकी बहू जो शादी हुई है वो उसको आप जेल में डाल देते हो, जो बाहर से पढ़ के आता है। आप किस ब्राह्मण के साथ कर रहे हो? आप दया शंकर सिंह कितने मुकदमे हैं, अभय सिंह कितने मुकदमे हैं, विजय सिंह कितने मुकदमे हैं, धनंजय सिंह कितने मुकदमे हैं, सुरेंद्र सिंह कितने मुकदमे हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह कितने मुकदमे हैं? गिनते गिनते थक जाओगे, गिन नहीं पाओगे, और टारगेट करो। और इंदुकान दीक्षित जैसे साथ देते हैं भाजपाई होगा, इनके जैसे ब्राह्मण जब आते हैं, आप यहाँ पर बैठते हैं। नहीं देखिए, ये तरीका ये बड़ा अजीब सा तरीका हो जाता है। आप लोग इतने रिएक्शनरी क्यों हो जाते हैं? गलत बोला था, आप लोग इतने रिएक्शनरी क्यों हो जाते हैं? विरोध में बोलने का, हम लोगों ने बोलने का काम किया था विरोध में। अरे भाई, आप कई बातें बोल गए, आप रिएक्शनरी हो जाते हैं। बात सबकी सुननी चाहिए, उसका आप जवाब दीजिए ना। आप व्यक्तिगत तौर पर आप हमला करने लगते हैं। चर्चा होती है तो अपनी अपनी बात लोग कहेंगे। अरे अपनी बात कहेंगे। इंदुकान जी अब एक मिनट, जरा इनकी आवाज नीचे कीजिए। इंदुकान जी, अब आप बताइए, ये कहां, किस तरफ, क्या माना जाए? उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से करवट लेने की बात कर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है, इतने उत्साहित हैं समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग, कि ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में ही उखाड़ फेंक दिया गया और अब ये लोग आ गए हैं। देखिए, और ब्राह्मण समाज पूरा उनके साथ है। बड़ी बात है आनंद जी। देखिए, आपने बहुत सही उन लोग को आईना दिखाया कि जिस ब्राह्मण समाज, या हम तो मानते हैं कि देखिए ब्राह्मण सारे समाज को अपना मानता है, और ब्राह्मण का सम्मान ब्राह्मण मानता है कि पूरे समाज का सम्मान होता है। ये नहीं कि व्यक्तिगत कोई सम्मान इंदुकांत दीक्षित की या वरुण मिश्रा की या द्विवेदी जी की। ब्राह्मण हमेशा मानता है कि पूरे समाज को साथ कर लेकर चलता। लेकिन आप ये देखिए किस तरह से सेलेक्टिवली वरुण जी ने कहा, और अभी द्विवेदी जी भी कह रहे हैं कि हम भाजपा की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपने तो एक्सप्लेन किया कि पीडीए का अर्थ जो बताते हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उसमें ब्राह्मण कहाँ है? क्या इस जंग का कोई नारा बीजेपी ने भी दिया? और वरुण जी अभी नजर नहीं आ रहे स्क्रीन पर, निश्चित तौर पर मेरी बात सुन रहे होंगे। वरुण जी की पार्टी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके सुपुत्र प्रियांक खड़गे जी, अभी मैं संयोग से कर्नाटका में हूँ आनंद जी। प्रियांक खड़गे जी को यहाँ पे सिर्फ गृह मंत्रालय इसलिए दिया गया है नई मंत्रिमंडल में डीके शिव कुमार के, क्योंकि वो आरएसएस और हिंदू समाज के सनातन धर्म के विरोधी हैं। और आपको याद होगा कि जब डेंगू और मलेरिया कहा था, तो ये तमिलनाडु के अभी जो विपक्ष के नेता हैं दयानिधि राममारन जी, तो उनके समर्थन में कांग्रेस से प्रियंक खड़गे आए। उन्होंने कहा हिंदू समाज को, सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। और जो व्यक्ति स्वयं बुद्धिस्ट हो गया है और अब मानता है कि बुद्धिज्म, हालांकि बुद्धिज्म का जो उद्भव हुआ है वो हिंदू सनातन धर्म से हुआ है, लेकिन चूंकि वो स्वयं बुद्धिस्ट हैं, उनको क्या हक है कहने का कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए? और ये दूसरे लोग के बयान की बात कर रहे हैं, इनके पार्टी के अध्यक्ष के। अब यही दिक्कत है ना, महात्मा बुद्ध ने भी कभी नहीं कहा था। खंडन नहीं है। महात्मा बुद्ध जब वो सिद्धार्थ थे, राहुल थे, तब वो हिंदू थे। उन्होंने जब बौद्धिज्म को शुरुआत की और बौद्धिज्म अपनाया, तो उन्होंने भी नहीं कहा कि हाँ इसको खत्म कर दिया जाए।
हिंदू धर्म और को। आनंद जी बिल्कुल ठीक कहा। यही देखिए सवाल, यही चीज कोई है ना सर। क्रिमिनल है तो उसका इनकाउंटर होता है, वो ब्राह्मण हो तो उसको सबसे पहले इनकाउंटर करना चाहिए, मैं कहता हूँ। क्योंकि ब्राह्मण को जब ये समाज को दिखाने का मार्ग प्रदर्शन का ठीक है। पथ प्रदर्शन की जिम्मेदारी है और वो क्राइम करता है तो इनकाउंटर सबसे पहले ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए। न्यायाधीश अगर चोरी करे तो उसको सबसे पहले फांसी को बिल्कुल उठाना बिल्कुल। और पड़ता है। यही चीज है कि अब जाति की बात होती है, हम बात कर रहे हैं, चाहे कम्युनिज्म इसीलिए फेल हुआ कि कब वो बात वो करती थी कि कोई वर्ग नहीं होगा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, जाति विहीन समाज की स्थापना होगी, और वो कर ही नहीं पाए और उसी में वो रह गए। कम्युनिज्म खत्म होता गया और अब फिर से वही चीज हम बढ़ रहे हैं। 21वीं सदी की बात हो रही है और उसमें जाति की बात कर रहे हैं। जातियों के नाम पर अभी भी सम्मेलनों का दौर चल रहा है और जो बड़े लोग हैं, महापुरुष हैं, उनको हम सिर्फ इसलिए महत्व दे रहे हैं कि वो फला जाति के हैं और उस जाति के लोग उनके नाम पर राजनीति करें। यही पर हो गया है। और अगर इसी से अगर देश आगे बढ़ेगा और इसी से अगर पार्टियां मजबूत होंगी तो वो अलग चीज है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो स्थिति चल रही है कि 2027 का चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन उसकी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ ब्राह्मण समाज को जोड़कर नया सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुत्व संगठन और सरकार के कामकाज के भरोसे मैदान में उतरने की तैयारी में है और कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जो हर चुनाव में होता है कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता धर्म के नाम पर वोट करेगी, जाति के नाम पर वोट करेगी, या फिर विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था और अपने रोजमर्रा के मुद्दों को प्राथमिकता देगी। आज चर्चा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।